नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका सुर सदन विद्याश्रम के यूट्यूब चैनल पर ज्ञान की गंगा में। दोस्तों, कल हमने जो अध्ययन किया था वो किया था संसद की शक्तियों के बारे में, कि संसद की कौन कौन सी शक्तियां हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, यहां से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को समझाइए, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना को समझाइए, या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझाइए। ऐसे बहुत से प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। तो देखिए, मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय की। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो देखिए भारतीय संविधान जो है, इस संविधान का भाग 5 और जो अध्याय है अध्याय 4, इसमें इसका उल्लेख किया गया है सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसके अगर बात करें हम, तो 1935 का जो अधिनियम आया था, आगे की कक्षा में आप पढ़ोगे इसके बारे में। अधिनियम जो आया था, इस अधिनियम के तहत एक फेडरेशन या कह सकता हूं फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, सबसे पहले न्यायालय की बात करें तो देखिए 1773 के अंदर एक एक्ट आता है, जिस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके तहत सबसे पहले कोलकाता में न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना है इसके बारे में थोड़ा सा। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो देखिए 1952 के अंदर इसका स्थानांतरण करके इसको दिल्ली भेज दिया गया, अर्थात दिल्ली इसकी मुख्य पीठ है। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो देखिए भारत में जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। हालांकि न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो देखिए सर्वोच्च स्तर पर आता है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, और उसके बाद में आता है जिला स्तरीय न्यायालय, और उसके बाद में भी अलग अलग विभाजन किए गए हैं, फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, है ना, अधीनस्थ न्यायालय। तो देखिए इस प्रकार से उसके अलग अलग भाग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में न्यायपालिका जो है उसके अलग अलग डिवाइडेशन है, भाग है। ये सारे भाग एक हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका है। अच्छा, ये था आपके सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान जो है, इस संविधान के अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक इस सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अच्छा, हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो देखिए पहले हम बात कर रहे हैं इसकी सदस्य संख्या की, कि सर्वोच्च न्यायालय की सदस्य संख्या क्या रहती है। और कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को समझाइए या संरचना को समझाइए, तो आप लिखोगे सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य संख्या। अगर हम बात करें सदस्य संख्या की, तो देखिए अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की जो सदस्य संख्या है, इस संख्या में बदलाव करने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद के पास में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव करने का अधिकार संसद के पास में है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में बदलाव करना हो तो भी अधिकार संसद के पास में है। तो संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में बदलाव किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले की, तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की जो सदस्य संख्या थी वो 8 सदस्य थे। फिर इसमें धीरे धीरे बदलाव किया गया। 1977 के आसपास में इसे बदलाव करके 18 कर दिया गया था। फिर 1986 के आसपास में इसमें संशोधन करके इसमें 26 कर दिया गया था। और मैं अगर वर्तमान की बात करूं तो देखिए
2008 में एक बार फिर संशोधन करके इसकी सदस्य संख्या 31 कर दी गई। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश मिलकर ये एक संख्या बनी 31। तो इस प्रकार से ये थी सर्वोच्च न्यायालय की सदस्य संख्या। आगे अगर हम बात करें नियुक्ति के संबंध में, तो दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा नियुक्ति के संबंध में। तो देखिए दूसरा पॉइंट नियुक्ति। अगर बात करूं नियुक्ति के संबंध में, तो देखिए अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है। अर्थात जो राष्ट्रपति हैं उस राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसे चाहे उसे मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए। क्या होता है कि पहले ये नियुक्ति जो है वो वरिष्ठता के आधार पर की जाती थी। ये जो नियुक्ति की जाती थी पहले वो वरिष्ठता के क्रमांक के आधार पर की जाती थी, लेकिन हुआ ये कि इसमें वरिष्ठता क्रमांक को कई बार तोड़ा गया। तो जब वरिष्ठता क्रमांक को जब तोड़ा गया तो इसमें कुछ बदलाव किया गया सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, और ये बदलाव किया गया कि अब वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था चलती है जिसे हम कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं। कोलेजियम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि अब वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो एक व्यवस्था की जाती है जिस व्यवस्था का नाम है कोलेजियम व्यवस्था। और कोलेजियम जो व्यवस्था है, इस कोलेजियम व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर एक नाम प्रस्तावित करते हैं, और अर्थात एक नाम नहीं बल्कि कह सकता हूं कई नाम प्रस्तावित करते हैं, 2 या 3 नाम प्रस्तावित करते हैं। यह व्यक्ति एक समिति बनती है, पूरी समिति, और ये नाम जो प्रस्तावित करते हैं नाम राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं, और राष्ट्रपति जो है इन्हीं नामों में से किसी एक को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो ये थी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो उसकी नियुक्ति कैसे की जा सकती है या कैसे की जाती है। तो एग्जाम में आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, 1 नंबर का प्रश्न, या पूछ लिया जाता है कि कोलेजियम व्यवस्था क्या है। तो आप कह सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसे हम कोलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। आगे की कक्षाओं में आप कोलेजियम व्यवस्था को बहुत ढंग से पढ़ोगे। तो देखिए ये थी नियुक्ति। आगे की हम बात करें शपथ की, तो देखिए हम बात करते हैं शपथ की। तो देखिए शपथ, अगर बात करूं मैं शपथ की, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन मुख्य न्यायाधीश को आर्टिकल 124(6) के अनुसार शपथ जो है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। ध्यान रखना इस चीज का कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ है वो 124(6) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती हैं। और आप लोगों को पता होगा इस चीज का कि राष्ट्रपति को भी शपथ कौन दिलवाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब बात करते हैं अन्य न्यायाधीश की। अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाते हैं, तो ध्यान रखना कि जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनको जो शपथ है वो कौन दिलवाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, या कह सकता हूं सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलवाएगा। तो ये थी शपथ की बात। आगे हम बात करते हैं योग्यता की। तो देखिए योग्यता, बात करते हैं योग्यता की। अगर मैं बात करूं योग्यता की,
तो पहली योग्यता ये होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनमें कौन कौन सी योग्यताएं होगी मुख्य न्यायाधीश की। तो देखिए पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता। हमने जितनी भी योग्यताएं पढ़ी अभी तक उन सारों में एक योग्यता कॉमन है, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता की बात करें हम तो देखिए 2 वर्ष तक, या हम कह सकते हैं ये कि एक न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, यह है दूसरी योग्यता। और मैं बात करूं तीसरी योग्यता की तो देखिए तीसरी योग्यता यह है कि अगर न्यायाधीश नहीं है तो भी तीसरी योग्यता यह है कि 10 वर्ष तक कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में या अन्य न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो, अर्थात मैं कह सकता हूं कि वो वकील रह चुका हो, तो ये भी इसकी योग्यता होगी। और जो अंतिम योग्यता है वो योग्यता यह है कि राष्ट्रपति की नजरों में या राष्ट्रपति की नजर में वो विधि का ज्ञाता हो। तो ये थी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। इसमें हमने एक चीज नहीं देखी और वो चीज थी आयु। बाकी सबने हमने आयु का जिक्र किया था, यहाँ आयु की बात नहीं की। उसका कारण यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की न्यूनतम जो आयु है वो निर्धारित नहीं है, अर्थात मैं कह सकता हूं उसका कोई जिक्र नहीं कर रखा है। तो ये थी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले पॉइंट की। तो आगे हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की। कार्यकाल अगर मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के संबंध में, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक यह कार्य कर सकता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है, इसका कार्यकाल है। उससे पहले भी अगर यह अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो देखिए पहला रूल यह होगा कि यह त्याग पत्र प्रदान करके अपना, अगर ये त्याग पत्र प्रदान कर देता है, त्याग पत्र दे देता है तो पद मुक्त समझा जाएगा, या इसे शिष्ट कदाचार के आरोप पर या कह सकता हूं महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो देखिए 3 शर्तें हैं कार्यकाल की। तो पहली शर्त तो यह है कि 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष तक त्याग पत्र प्रदान करके या शिष्ट कदाचार या महाभियोग के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं महाभियोग की, तो मैंने आपको संसद की जब शक्तियां बताई थी तभी मैंने आपको यहां बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए पद से हटाने के लिए इन पर जो आरोप होगा वो शिष्ट कदाचार का आरोप लगाया जाएगा। और संसद जो है, इस संसद के
दोनों सदन जो हैं, लोकसभा या राज्यसभा जो हैं, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों में इनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब जिस भी सदन में लाया जा रहा है, चाहे वो लोकसभा में लाया जा रहा हो चाहे राज्यसभा में, जिस भी सदन में लाया जा रहा है, उस सदन की कुल जो सदस्य संख्या है, उस कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए और यही प्रक्रिया दूसरे सदन में भी अपनाई जानी चाहिए। और जब पृथक पृथक प्रक्रिया द्वारा ये पारित हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल। अच्छा, अनुच्छेद 130, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ स्थापित की गई है? दिल्ली में स्थापित की गई है। तो ये थी सदस्य कार्यकाल के संबंध में। आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो देखिए हम बात करते हैं अन्य की। तो अन्य की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो पद से सेवानिवृत्त होने के बाद में, ये शर्त है कि वो सेवानिवृत्ति होने के बाद में वो अन्य न्यायालय में या किसी अधिकारी के सामने, अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं करेंगे। ये भी एक शर्त है कि जब वो पद से मुक्त हो जाते हैं तो किसी अधिकारी के सामने या किसी न्यायालय के अंदर वकालत का कार्य नहीं कर सकते। उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं एक और चीज की जिसे हम कहते हैं कोरम। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो कोरम की बात करूं तो कोरम की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 3 संख्या रहेगी कोरम की, जिसे हम गणपूर्ति के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा यह संख्या बढ़ाकर 5 भी की जा सकती है, लेकिन अगर मैं बात करूं कोरम की तो कम से कम कोरम की जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का सर्वोच्च न्यायालय। और इसमें जो प्रश्न बनने योग्य हैं और परीक्षा की दृष्टि से आने योग्य हैं उनकी हमने बात की थी। एक एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने का भी प्रयास किया था। अब देखिए अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं ताकि मैं इनका समाधान करने की कोशिश करूं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय। धन्यवाद।